सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आपने न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में ये देखा और पढ़ा होगा, सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध का कारण क्या है कि रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन नाटो संगठन का सदस्य देश ना बने, क्योंकि रशिया का ये मानना था कि अगर मान लो यूक्रेन नाटो संगठन का सदस्य देश बन जाता है तो इससे रशिया को अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा था। तो रशिया ने यूक्रेन से कहा कि आप नाटो में शामिल मत होइए, लेकिन जब यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनने के लिए लगातार प्रयास करता रहा तो तब रशिया ने यूक्रेन के नाटो में शामिल ना हो जाए, इस बात को लेकर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार ये युद्ध हुआ। तो इसमें रशिया का मेन फोकस ये था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश ना बने। तो आखिर ये नाटो संगठन क्या है, इसको हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि आखिर नाटो क्या है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में उत्तर अटलांटिक गठबंधन या महागठबंधन भी कहा जाता है। इस नाटो संगठन का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और ये जो नाटो संगठन है, जैसे संगठन के अलग अलग प्रकार होते हैं, नाटो संगठन का जो प्रकार है वो सैन्य गठबंधन का प्रकार है। नाटो संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो संगठन में कुल 30 देश है, जिनमें से 28 देश यूरोप के हैं और 2 देश अमेरिका महाद्वीप के हैं। तो ये 30 देश कौन कौन से हैं, इसे हम फटाफट पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। ये 30 देशों की सूची है। इसमें पहला है अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह ये कुल 30 देश है जो नाटो संगठन के सदस्य देश है। इस नाटो संगठन की राजभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। राजभाषा का मतलब इनके जो बीच में भाषा का लेन देन होता है या जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इस नाटो संगठन की कुछ महत्वपूर्ण खासियत है। पहली विशेषता ये है कि ये नाटो संगठन ये मानता है या इसके सदस्य देश ये मानते हैं कि नाटो संगठन में शामिल 30 देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर अगर कोई देश हमला कर देता है तो ये माना जाएगा कि इन 30 देशों पर हमला हुआ। फिर ये 30 देश मिलकर उस हमला करने वाले देश से युद्ध करेंगे या उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ये इस तरह का नाटो संगठन है। तो रशिया इसी नाटो संगठन में यूक्रेन के शामिल होने को लेकर विरोध कर रहा था। एक नज़र से अगर देखा जाए तो रशिया जो कह रहा है उसका कहना उचित और सही भी लगता है। ऐसा प्रदर्शित होता है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि किसी अन्य देश की सेनाएं उसके देश की सीमाओं के पास में आकर डेरा डाल दे, खासकर दुश्मन देश की सेनाएं। अगर किसी भी देश की सीमाओं के पास में अगर दुश्मन देश की सेनाएं या ऐसी सेनाएं जिसे वो देश दुश्मन मानता है, जिससे उस देश की एकता, सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता को खतरा महसूस होता है, तो वो नहीं चाहेगा कि अपनी देश की सीमाओं के पास में ऐसी कोई सेना का डेरा जम जाए। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो अपनी सेनाओं को यूक्रेन की बॉर्डर पर लगाता और रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर एक दूसरे से मिलती है। अब अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता और नाटो की सेनाएं यूक्रेन की बॉर्डर पर लग जाती, इसका मतलब रशिया की बॉर्डर के पास में अपना डेरा डाल देती। तो रशिया ये नहीं चाहेगा कि उसकी सीमाओं के पास में नाटो संगठन की सेनाएं डेरा जमा ले। ये तो प्रत्येक देश अपने देश की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेगा। तो एक नज़र में ऐसा लगता है कि रशिया जो कह रहा है वो सही है। और अगर ऐसा होता है तो या ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो कोई भी देश हो, वो देश
इस बात का विरोध करेगा। अपने देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की होती है और साथ ही साथ उस देश के नेतृत्वकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने देश की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए वो कटिबद्ध होते हैं और जो देश के नेतृत्वकर्ता होते हैं उनके निर्णय पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। अगर रशिया अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई रास्ता अपनाता है तो यह एक तरह से उचित और सही भी लगता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि रशिया का उद्देश्य गलत नहीं है। किसी भी देश का नेतृत्व और उस देश के नागरिक अपने देश की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और सीमा की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। किंतु यह महत्वपूर्ण बात रशिया के उद्देश्य को लेकर नहीं है, बल्कि रशिया द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए मार्ग को कहाँ तक उचित माना जा सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या रशिया द्वारा अपनाया गया मार्ग, हिंसा का मार्ग, युद्ध का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, या दुनिया में इससे भी सर्वश्रेष्ठ कोई मार्ग है जिस रास्ते पर चलकर रशिया अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है? क्या दुनिया में ऐसा कोई सर्वश्रेष्ठ मार्ग है? तो दुनिया के लोगों और नेताओं को इसे जानना बेहद जरूरी है और यही आज हमारी चर्चा का विषय। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक दुनिया को उस सर्वश्रेष्ठ मार्ग का बोध कराने के लिए एक छोटी सी किताब लिखी जिसका शीर्षक है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों का तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया है, जिसके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर ने रूस और दुनिया को बताने का प्रयास किया कि बुद्ध का मार्ग ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, या यूं कहे कि कार्ल मार्क्स के बताए गए मार्ग से कई गुना श्रेष्ठ बुद्ध का मार्ग है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब बुद्ध या कार्ल मार्क्स, इसको पढ़ने की हम लोग शुरुआत करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जो किताब है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अगर ये आपके पास में उपलब्ध है तो इसको पहले पढ़िए और साथ में इस वीडियो को भी देखिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वो किताब पहले पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो के माध्यम से उस किताब में लिखी गई बातों का हम विश्लेषण करेंगे, उसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। और यदि आप लोगों के पास वो किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप किताब खरीद सकते हैं। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी।